बीटेक का छात्र पहली बार किसी लड़की को गले लगाता है। उसकी महक और सुगंध इतनी ज्यादा थी और इतनी तेज थी कि उनके आगे सभी प्रकार के सेंट भी फेल थे। और उनकी महक का जादू उनके ऊपर ऐसा हुआ कि जिंदगी में इससे पहले ऐसी कल्पना, ऐसे विचार और ऐसे तथ्य उसके दिल और दिमाग में कभी आया ही नहीं था। और धीरे ही धीरे बहुत ही कम समय में उन दोनों का एक दूसरे से प्यार हो जाता है और प्यार मंजिल तक पहुंच भी जाता है। लेकिन अचानक आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि दोनों का प्यार दम तोड़ देता है और उसके लिए एक घाव, एक जख्म और एक दाग सदा सदा के लिए छोड़ देता है और जिंदगी भर उसी दर्द, उसी जख्म और उसी घाव के साथ जिंदगी जीना सीख लेता। दोस्तों, एक अनोखा और हैरान और परेशान कर देने वाली एक ऐसी घटना जिन्हें सुनने के बाद आपकी रूहें कांप जाए। दोस्तों, इस सच्ची घटना की शुरुआत बिहार के मुंगेर से होता है। मुंगेर में एक बेहद ही अच्छे परिवार में जन्म लिया एक बच्चा बचपन से ही उन्हें किताबों से लगाव था। पढ़ने और लिखने और समझने में मतलब था और उसका दिनचर्या किताबों और पढ़ाई लिखाई और शिक्षकों के आसपास ही गुजरा था। और पढ़ाई के दौरान और उच्च शिक्षा के लिए वो शहर में रहते हैं और शहर से ही बीटेक की डिग्री हासिल करते हैं। और बीटेक कॉलेज में पढ़ने लिखने में और बोलने में इतना होनहार था, इतने अच्छे थे, इतने इंटेलिजेंट कहे तो क्लासरूम में ही अव्वल हुआ करते थे और कॉलेज के टॉप 10 में उसका भी नाम आया करता था। उनका दुनियादारी सिर्फ इतना ही था, किताब और एक तरफ वो और परिवार के लोग, इतनी बड़ी उसकी दुनिया थी। दोस्तों, बीटेक की डिग्री खत्म होने से पहले कॉलेज में ही उनका प्लेसमेंट हो जाता है और एक बंगलौर के एक अच्छे खासे कंपनी में उनकी नौकरी लग जाती है। दोस्तों, अब उसकी जिंदगी पहले जैसा न रह गया है। पहले सिर्फ किताबों से था, अब नौकरी कर रहे हैं और नौकरी से जो उनकी सैलरी आती है, उनकी जीवन अब आसपास के चमक दमक और नए रोशनी और नए तरीके से खुद को जीना और ढालना भी शुरू कर दिया है। और नौकरी का एक्साइटमेंट और जीवन के असली सफलता का स्वाद वो चख रहा होता है और जिंदगी जो लंबे समय से संघर्ष कर रहा था, एक अच्छी नौकरी के लिए वो भी मिल जाती है। दोस्तों, अब कुछ महीने तक काम करता है और फिर घर जाने की कंपनी से एप्लीकेशन डालता है और छुट्टी मिल भी जाती है। तो बड़े खुशी उत्साह के साथ बड़े बड़े बैग पैक करते हैं, अलग अलग सामान बैग के अंदर भर लेते हैं और दोस्तों सीधे बंगलोर से बिहार के मुंगेर का ट्रेन लेता है और मुंगेर पहुंच भी जाता है। मुंगेर पहुंचते ही जो ही अपना ट्रॉली बैग नीचे खींचता है, देखता है उनका जो व्हील है, चक्का है, वो टूट चुका है, बिखर चुका है और खींच कर ले जाना बेहद मुश्किल है, परेशानी है। तो वो डब्बा को छोड़कर स्टेशन पे खड़ा रहता है और वहां इंतजार करता है कि अब क्या करे नहीं करे, क्योंकि सीढ़ी चढ़ना था और सीढ़ी के जरिए ही दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाना था। और वो बार बार कोशिश कर रहा होता है कि एक उठाए और दूसरे को भी कैसे उठाए। उठा तो लेंगे लेकिन सीढ़ी पर चलना और उसे पार करना बेहद मुश्किल है। वहां खड़ी एक लड़की बार बार इस घटना को और लड़के द्वारा किए जा रहे क्रियाकलाप को देख रहा थी। लड़की बेबस हो जाती है और पूछती है, भैया क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? लड़का शांत रहता है और चुपचाप देखता है और फिर से अपने कार्य को करने की कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों, ये जो लड़का होता है दिनकर, अब उनके पास कोई चारा और कोई रास्ता नहीं बचता है बिना किसी की हेल्प लिए। दोस्तों, फिर दोबारा वो लड़की पूछती है। अब दिनकर सर हिलाते हुए कहते हैं, ठीक है, आप नीचे पकड़ लीजिए। और वो ऊपर ट्रॉली बैग का हिस्सा पकड़ता है और दोनों सीढ़ी के जरिए ऊपर जाता है और फिर अगले प्लेटफॉर्म पर निकल जाता है। दोनों 2-4 कदम साथ चलते हैं, इनके बावजूद लड़का अलग रास्ते ऑटो के जरिए निकल जाता है और लड़की भी निकल जाती है। दोस्तों, कुछ दिन यूं ही बीत जाता है तो दोनों एक ही किराने की दुकान पर मिल जाता है। लड़की पहले से वहां होती है और लड़का भी
उसी किराने दुकान पर जाता है और लड़की को देखकर पहचान लेती है और बहुत ही धीमे स्वर से दिनकर उस लड़की को बोलता है कि आपने जो हमें स्टेशन पर मदद की थी इसके लिए मैंने थैंक यू कहना भी भूल गया। इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। और आपने जो मेरी मदद किया उसके लिए आपको थैंक यू। लड़की फिर उसी अंदाज में हल्के शब्दों में कहती है कि इसकी कोई बात नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, और सब कहिए ठीक है। लड़का कहता है हाँ ठीक है। दोस्तों फिर लड़के के पास टॉफी होता है और टॉफी उनके आगे बढ़ाता है, कहता है लीजिए और खाइए। लेकिन लड़की मना कर देती है, कहता है कि इनकी जरूरत नहीं है, आप ही खाइए। फिर दिनकर इधर देखता है न उधर देखता है, सीधे अपने हाथ से उस लड़की का हाथ पकड़ता है और उनके हाथ में, उनके पास जो भी टॉफी होता है उनके हाथ में डाल देता है। डालने के बाद अब लड़की के पास कोई ऑप्शन नहीं है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ खाने के। अब वो फिर लड़की वही करता है जो लड़का सोच रहा होता है, यानी दिनकर के हिसाब से अब वो लड़की उस टॉफी के बाहर वाले हिस्से को फाड़ कर फेंकता है। और फिर दोस्तों ये एक दूसरे के साथ बातचीत करते हुए किराने दुकान से नीचे की तरफ रुख करता है और धीरे धीरे सड़क के रास्ते बातचीत करते हुए कई कदम तक आगे चलते हैं और कुछ ही समय में दोनों एक दूसरे के साथ अपने अपने मोबाइल नंबर भी एक्सचेंज कर लेता है। और फिर वो दूसरे रास्ते चला जाता है और ये भी दूसरे रास्ते चला जाता है। कुछ देर के बाद उसी नंबर पर मैसेज करता है और मैसेज का जवाब नहीं आता। फिर दिनकर उन्हें कॉल करता है और पूछता है कि मैंने आपका नाम पूछना ही भूल गया। तब वो लड़की कहते हैं कि उनका नाम दीप्ति है। और फिर और भी जिज्ञासा दिनकर के मन में उठता है और उनके बारे में जानने की कोशिश कर रहा था और कहता है कि आप अपने बारे में बताइए। दोस्तों उनके बारे में सुनकर वो लड़की बताती है वो बेहद ही गरीब और साधारण परिवार से ताल्लुक रखता है और अपनी परिवार को चलाने के लिए पूर्णतः नहीं लेकिन कुछ हद तक उनका परिवार उसी के ऊपर निर्भर है और उसी पर आस लगाए रहता है और उसका परिवार जो आगे बढ़ रहा है उसमें उनका भी हाथ है। एक एक संघर्ष की कहानी और एक एक बातों को सुनकर दिनकर काफी इम्प्रेस्ड हो जाती है कि इतनी ईमानदारी, मेहनत और शिद्दत से काम करने वाली ऐसे लड़की हमारे समाज में और आसपास में बहुत ही कम देखने को मिलता है। दोस्तों जो जो दिन निकलता है, समय निकलता है, दिनकर को दीप्ति के प्रति उनका झुकाव, लगाव बढ़ना शुरू हो जाता है और बात करने की और भी दिलचस्प किस्सा हो जाता है। वह नए नए तरीके ढूंढते हैं, नए नए बातें ढूंढते हैं उनसे सिर्फ बात करने के लिए, उससे मिलने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए। और ये सिलसिला इन दोनों में बहुत ही ज्यादा हो जाता है। अक्सर ये दोनों मिलना शुरू करते हैं, बातें करना शुरू कर देते हैं और एक दूसरे से अपनी अपनी बातें साझा भी करते हैं। और कब एक दूसरे को अंदर ही अंदर पसंद करने लगता है और कब एक दूसरे के लिए एक अच्छी भावना, एक अच्छी रिश्ते में आ जाते हैं, इन दोनों को पता भी नहीं चलता है। लेकिन दोस्तों ये जो दिनकर होता है वो जो कंपनी से छुट्टी लेकर आया था और कुछ ही समय में उनकी छुट्टी खत्म हो जाती है और न चाहकर भी उन्हें अब उनके घर को छोड़ना पड़ता है और सीधे बंगलोर चला जाता है, क्योंकि उसके सिवा और उनके पास कोई रास्ता या ऑप्शन बचा ही नहीं। दोस्तों अब जो दिनकर है वो बंगलोर पहुंच चुका है और उसकी कंपनी में काम में लग जाता है। लेकिन जब और इससे पहले एक दूसरे के साथ जब मर्जी तब मिलते थे, बात करते थे और ढेर सारी बातें एक दूसरे के साथ किया करते थे। लेकिन अब चाह कर भी दिनकर ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि इन दोनों की बीच जो दूरियां थी वो बहुत ही ज्यादा थी और एक समय में आना और जाना बेहद ही मुश्किल था और असंभव ही था। तो फिर फोन करता और बात करता और तमाम कोशिशें करता कि अधिक से अधिक फोन पर भी बात किया जाए। लेकिन जब भी वो फोन दीप्ति नहीं उठाती तो दिनकर बेहद ही हैरान होता था, हताश हो जाता था, परेशान हो जाता था और यकीन मानिए ऐसा लगता था कि दिल की धड़कनें इतनी ज्यादा तेज हो गई है
जैसे बेहद ही परेशान है या बीमार है। दोस्तों, इतना होने के बावजूद भी दिनकर हैरान, परेशान और दुखी रहने लगा था, बेचैन रहने लगा था, बस सिर्फ इस बात के लिए कि वह साथ समय बिताना चाहता था, साथ मिलकर बातें करना चाहता था और साथ मिलकर कुछ पल यूं ही गुजारना चाहता था। इनके लिए वो हैरान, परेशान था और उन्हें जब तक इस जगह को छोड़कर बिहार नहीं पहुंच जाएंगे तब तक ये संभव नहीं था। और दूसरी बात ये थी कि उनकी छुट्टी तो खत्म हो चुकी थी। पहला उन्हें मिलना भी था और दूसरा अगर यहां से चला जाता है तो उनकी नौकरी भी जा सकती है, जिनके लिए उन्होंने इतने समय से मेहनत करी थी। दोस्तों, फिर ये बात तृप्ति के साथ शेयर करता है, उन्हें तमाम बातें की जानकारी देता है और एक एक कड़ी को जोड़ते हुए उन्हें समझाता है। और अंत में फिर दिनकर ही कहता है कि ऐसा करो, तू ही बिहार से बंगलौर आ जाओ और बंगलौर की नई नई वादियों को, नए नए जगहों को और खूबसूरत इमारत और यहाँ में जो टूरिस्ट पैलेस है साथ में मिलकर देखेंगे और इस शहर को घूमने फिरने के बाद इसके बाद फिर से अब बिहार लौट जाना। दोस्तों, जो ही ये बात दीप्ति को दिनकर के द्वारा बताया जाता है, समझाया जाता है, तो उन्हें भी ये बात समझ में आ जाती है और कंडीशन ये होता है कि दिनकर अभी बिहार नहीं आ सकता है और इनका वजह यह है कि कंपनी वाले उन्हें निकाल देंगे या उनकी जॉब छूट जाएगी। तो इसलिए दीप्ति को यही सही लगता है कि वो खुद बंगलौर जाएंगे और कुछ समय वहीं रहेंगे, घूमेंगे फिरेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। इस बात में हामी भर देते और ये जो दीप्ति होती है सीधे बिहार से बंगलौर पहुंच जाता है। बंगलौर पहुंचता है और अलग अलग जगहों पर घूमता फिरता है और बाहर में खाना वाना भी खाना पसंद करता है। दोस्तों, एक दिन जब दिनकर सो ही रहा होता है तो दीप्ति किचन जाता है और अच्छे से खुद से कॉफी बनाता है और कॉफी लेकर सीधे उसी के रूम में जाता है और उन्हें उठाता है और कॉफी लेता है। जब ये कार्य करते हुए और ऐसे दृश्य जब दिनकर अपने सामने से देखता है तो अब दिनकर के मन में दीप्ति के प्रति कई गुना प्यार, कई गुना सम्मान और कई गुना आदर भाव उसके मन में। दोस्तों, इसी जोश में होश हवास खो बैठता है और दीप्ति को एक किस करता है और दीप्ति इससे नाराज भी नहीं होता है, न ही उसे इनकार करता है, न धक्का देता है, कुछ भी प्रकार का विरोध नहीं जताता है। फिर जो दिनकर होता है उनकी जो अंदर की हिम्मत थी उनके प्रति और भी बढ़ जाता है और उनका लगाव और भी ज्यादा होने लगता है। फिर दोनों बंगलौर के अलग अलग हिस्से में घूमता फिरता है और जिंदगी के अलग अलग अनुभव को एक दूसरे के साथ शेयर भी करते हैं और एक दूसरे के काफी करीब हो जाते हैं। न चाहकर भी एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं और एक पति पत्नी की तरह जीवन बिताना शुरू कर देता है। फिर बार बार बाहर के खाना खाने से अब दीप्ति बोर हो चुकी थी और कहती है कि अब हम लोग घर पे ही खाना खाएंगे और घर पे ही बनाएंगे। बिहारी अंदाज में दाल भात सब्जी बनाते हैं और वहीं खाते पीते हैं और बाहर की खाना खाने से परहेज करते हैं और बचते हैं। दोस्तों, जब तक दीप्ति और दिनकर बंगलौर में साथ रहे तब तक एक पति पत्नी जैसा संबंध था, एक पति पत्नी जैसा रिश्ता था और उसी रिश्ते में वो लोग बंगलौर में अपना जीवन बिता। दोस्तों, फिर कुछ ही समय में दीप्ति बिहार लौट आती है और उसके अगले ही दिन दिनकर अपने माँ को फोन करता है और कहता है कि एक लड़की है जिससे बेइंतहा प्यार करता है, मोहब्बत करता है और अपनी जो आगे की जिंदगी है उन्हीं के साथ गुजारना चाहता है। यानी अब वो साफ साफ कह चुका है कि उनसे शादी करना चाहता है। तो उनके परिवार और घर वाले को भी कोई एतराज नहीं होता है। उसी समय दिनकर अपने मोबाइल का जो फोटो होता है सीधे अपने परिवार वाले के फोन यानी मोबाइल में व्हाट्सएप के जरिए भेज देता है। लेकिन जो ही उनके घर वाले इकट्ठे होकर उस फोटो को गौर से देखता है
तो कुछ तो देखते ही रह जाते हैं, कुछ तो सीधे खड़े होते हैं, जैसे लग रहा है उन्हें क्या से क्या देख लिया हो। कुछ तो इतने परेशान हो जाते हैं कि नीचे जमीन पर बैठ जाते हैं। दोस्तों, वो जो फोटो में दिखने वाली लड़की थी वो कोई और नहीं, उसी के मोहल्ला में बेहद ही गरीब, साधारण और छोटी जाति की एक लड़की थी, जो ऑर्केस्ट्रा और दूसरे के शादी विवाह में जाकर नाच कर ही अपना दिन गुजारती और इसी से अपना परिवार भी चलाती थी, और यही उसका दिनचर्या था। ये बात उनके पूरे परिवार फाइनल कर चुका था कि ये रिश्ता इस जन्म के अगले 7 जन्म भी होना संभव नहीं है और ये नहीं हो सकता है। और ये सूचना डायरेक्ट दिनकर को फोन के जरिए पहुंचा देता है। अब दिनकर उसी मुश्किल दौर से गुजर रहा है, उसी कठिन परेशानी से दौर से गुजर रहा है, जहां न तो उसे समझाने वाला, न संभालने वाला, न दिलासा देने वाला कोई था। और क्योंकि ये दिनकर और दीप्ति एक दूसरे के साथ बेइंतहा प्यार करता है, मोहब्बत करता है, और दिनकर तो इतना कि एक जन्म नहीं अगले 7 जन्म उसके साथ गुजारना चाहता था। लेकिन यहाँ दबाव था तो उसके परिवार का, रिश्तेदार का और समाज का। और उसके परिवार वाले तो साफ साफ कह देते हैं कि अगर तूने उससे शादी कर भी ली तो ये परिवार से तुम्हारा नाता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया और समाज भी तुम्हें बहिष्कार करेंगे और इस समाज में तुम्हें रहने भी नहीं दिया। दोस्तों, अब ये दर्द, ये जख्म और जो घाव उनके परिवार, रिश्तेदार और समाज के द्वारा दिया गया, वो न तो मिटने से मिटता है, न जख्म कम हो रहा है और न घाव मिटने का नाम ले रहा है। उनके लगभग 6 से 7 साल निकल चुके हैं इस बातों का, लेकिन अभी भी दिनकर उसी हालात में जी रहा है, उसी सोच कर जी रहा है और उसी दर्द को अपने ऊपर झेल रहा है, सहन कर रहा है और पल पल उसी दीप्ति को याद भी कर रहा है। इतना समय में उनके परिवार और रिश्तेदार और समाज के भी कुछ लोग उनके पास आए और समझाए कि दुनिया में ढेर सारे सुंदर और अच्छी अच्छी लड़कियां हैं, उनसे शादी करके अपना जीवन यापन करना शुरू करो और आगे की जिंदगी जो बची है उनके साथ हंसी खुशी बिताओ। दोस्तों, लाख समझाने के बावजूद भी दिनकर के दिमाग में, दिल में और मस्तिष्क में इन बातों का न तो कोई असर पड़ा, न ही कोई जगह बना पाई। उन्हें सिर्फ और सिर्फ चाहिए था तो वो दीप्ति, वही नाचने वाली और छोटी और गरीब और साधारण घर की, उनके लिए समझदार वो लड़की। दोस्तों, इतने साल बीतने के बावजूद भी दिनकर आज भी कंवारा है, बिना शादीशुदा का है और उसी हालात में, जिस हालात में दीप्ति और वो अलग हुआ था, वही हालात में अपनी जीवन व्यतीत कर रहा है और किसी दूसरे लड़की के प्रति उसके मन में कोई ऐसा भावना नहीं है, न ही किसी और के साथ शादी करके अपना जीवन बिताना चाहता है। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप यहां तक आ गए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।